हेलो गाइस, वेलकम टू अमित बायोटेक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम कवरिंग मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। हम लोग इस लेक्चर में प्रोटीन सॉर्टिंग की बात नहीं करें, उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग मतलब प्रोटीन का जो सॉर्टिंग हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हम लोग मैकेनिज्म को देखेंगे। ओके, देन रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट देखेंगे। ओके, now in this heading there is a term of sorting. sorting means क्या होता है? sorting means होता है छांटना, चीज़ों को छांटना अलग अलग ग्रुप में। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं या फिर बाहर से जो सेल्स के अंदर प्रोटीन्स आ रहे हैं उसको छांटना है और उसको रेगुलेट करना है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। ओके, मतलब देखा जाए तो छाँटने का काम हो रहा है। मेन इसका काम है क्या? छाँटना, प्रोटीन को अलग अलग पार्ट्स में या फिर अलग अलग ग्रुप्स में छाँटना और उसको उसके लोकेशन पे पहुंचाना जहां पर उसका यूज़ है बेसिकली। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट से। मैं पहले रीडिंग दूंगा, देन उसके बाद मैं समझाऊंगा। यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो इंग्लिश में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो जाता है, उनको सारा टॉपिक्स इंग्लिश में मिल जाता है और जो हिंदी में समझना चाहते हैं उसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। तो ऐसे ही मैं पूरा टॉपिक कवर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से। देयर इज़ अ कंसिडरेबल इंट्रासेलुलर ट्रैफिक ऑफ प्रोटीन। अब इंट्रासेलुलर प्रोटीन का जो इंट्रासेलुलर में जो प्रोटीन है उसमें काफ़ी सारा ट्रैफिक होता है। इतना ट्रैफिक होता है, इतने सारे प्रोटीन कंटिन्यू बन रहे होते हैं न्यूक्लियस के थ्रू और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। और उसको इतना बिजी रहता है सेल ये सब प्रोटीन बनाने में, क्योंकि सेल्स को बहुत सारे काम होते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो काफ़ी बिजी रहता है प्रोटीन बनाने में। Now, the Golgi apparatus play a major role in the sorting of proteins for their correct destination. अब यहाँ पर गोल्गी जो apparatus है यानी गोल्गी बॉडी जो है उसके सरफेस पे जो ये सारे काम होता है वो सबसे ज़्यादा मेन रोल कौन निभा रहा है? हमारा गोल्गी apparatus। वो क्या कर रहा है? वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक सारे प्रोटीन्स को पहुँचाने का काम कर रहा है। नाउ मेनी प्रोटीन्स कैरी Now, point 3, many proteins carry signals sequence of amino acid that direct them to their destination. अब कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि पहले से ही सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और वो डायरेक्ट अपने टारगेट के साथ जाकर बाइंड कर लेता है। लेकिन कुछ प्रोटीन के पास नहीं होते हैं, तो उसको क्या करता है, यही गोल्गी एपरेटस में ये सारा प्रोसेस चलता है और उसको पार्टिकुलरली किसी साइट्स के साथ बाइंड करने के लिए उसको क्या उसको बोल सकते हैं, तैयार करता है उस प्रोटीन को। ओके, नाउ द इंटायर पाथवे ऑफ गोल्गी apparatus प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ्टन कॉल्ड द सेक्रेटरी और एक्सोसाइटिक पाथवे। अब ये जितने पाथवे जो हो रहे हैं सेल्स के अंदर, चाहे तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हो रहे हैं या फिर गोल्गी apparatus में हो रहे हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा सिस्टम चल रहा है, और ये जो सारा सिस्टम को सब एक साथ अगर हमको कुछ बोलना होगा, एक नाम देना होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सोसाइटिक पाथवे हो रहा है या फिर एक सेक्रेटरी टर्म यूज कर सकते हैं। ओके, देन प्रोटीन दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ वेसिकल कॉल्ड कार्गो। अब जो प्रोटीन बन रहा है या फिर जो प्रोटीन बनाने के लिए सेल न्यूक्लियस से जो सिग्नल्स आया है, वो जो प्रोटीन जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? वो एक कार्गो मीन्स क्या होता है? कार्गो शिप बोलते हैं ना, वो क्या करता है? माल को ले जाने का और लाने का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर कार्गो टर्म यूज हो रहा है जो कि प्रोटीन को ले जाने और लाने का काम कर रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग कार्गो बोल सकते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या कर रहा है कि ये प्रोटीन को ले जाने का और लाने का काम कर रहा है। ये बाहर सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गया, ये जो येलो डॉटेड दिख रहा है ये हमारा प्रोटीन हो गया। ओके, और इसको हम लोग कार्गो बोलेंगे। ये मैंने स्ट्रक्चर खुद से बनाया है समझाने के लिए। अब ऐसा नहीं होता है, ये मत मानना कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने समझाने के लिए जस्ट लाइक मैंने इस तरह से हो सकता है, इस तरह से सेक्रेटरी वेसिकल्स होते होंगे और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होकर वो उस चीज़ को कैरी आउट करता होगा अगले रिएक्शन या फिर अगले साइड्स के, मतलब अगले काम करने के लिए। देन यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे
चीज़ों को समझेंगे कि अब कैसे कैसे ये चीज़ें काम कर रही है। ओके, यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन था प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए। देन अब हम लोग इसके वर्क पे चलते हैं। ओके, नाउ इन दिस पॉइंट ट्रांसलोकेशन इज अकर post translationally after the matrix protein are released from cytosolic polyribosome interaction with number of cytosolic protein that act as a chaperones protein folding machineries RER and factor occur prior to translocation। अब देखो, ट्रांसलोकेशन होने से पहले ही पोस्ट ट्रांसलोकेशनली कुछ काम होता है। जैसे कि अब मान गए कि जैसे कि जो सिग्नल्स आया प्रोटीन्स बनाने के लिए न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, तो वो जो सिग्नल्स आया और वहाँ से जाकर अटैच होगा, उसके पहले भी जो प्रोसेस हो रहा है, पहले प्रोसेस किया होता है। देन उसके बाद ट्रांसलोकेशन का मतलब पोस्ट ट्रांसलेशन होने से पहले भी कुछ जो हैं वो काम करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। अब जो जैसे कि पॉलीराइबोसोम हमारा हो गया, राइबोसोम के साथ जो अटैच हुआ, देन उसके बाद मैट्रिक्स प्रोटीन हुआ, उसके बाद फिर वो रफ एंडोप्लाज्म के साथ जाके अटैच हो रहा है, देन ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है। यानी कि ये 3-4 टर्म्स पहले स्टार्ट हो जा रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशनली ही। ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन होने के पहले ही ये सब चीज़ स्टार्ट होता है। अब जो मैट्रिक्स प्रोटीन होता है, जो कि न्यूक्लियस से बनने के लिए आया है राइबोसोम में, और राइबोसोम से जो मैट्रिक्स प्रोटीन बन रहा है उसको हम लोग एज अ चैपरॉन्स बोलते हैं, एक्ट एज अ चैपरॉन्स। इस चैपरॉन्स को मैं लास्ट में समझाऊंगा कि क्या होता है चैपरॉन्स, इसके बारे में मैंने बताया है। ओके, तो चैपरॉन्स यहाँ पर इतना समझो। देन इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। इस रफ एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर इस टाइप से इसके साथ जो है वो राइबोसोम आके अटैच हो जाता है, तो ये रफ हो जाता है। देन ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन इस तरह से होता है। और ये जो सबसे जो प्रोटीन बन गया, ओके, यहाँ तक प्रोटीन बन गया, इसके पहले जो हो गया, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसनली। मतलब ट्रांसलेशन के पहले सब ये सब चीज़ हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसनली। सॉरी गाइज। ओके, तो पोस्ट ट्रांसनली समझ में आ गया। मतलब ट्रांसलेशन जब प्रोटीन का हो जा रहा है, उसके पहले जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग पोस्ट ट्रांसनली बोलेंगे। और वो जो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो कैरी आउट हो रहा है, उसको एक्ट एज अ चैपरॉन्स बोलते हैं। देन ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से हम लोग ये प्रोसेस को समझेंगे, सॉर्टिंग मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग को समझेंगे। ओके, अब यहाँ से अच्छे से बिल्कुल कान खोलकर, आँख खोलकर बिल्कुल अच्छे से देखो और समझो चीज़ों को। ओके, टू एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्री एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड polyribosome, द सिंगल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय द ब्लोबेल एंड सैबेटिनी। अब सैबेटिनी और ग्लोबल एक साइंटिस्ट है, ये दोनों साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को, सॉर्टिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आखिर ये कैसे सिंगल हाइपोथेसिस हो रहा है। ओके, तो मैं इस चीज़ से समझाता हूँ आपको इस फिगर से। फिगर काफ़ी बड़ा हो गया मेरे ख्याल से। चलो, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा साइटोसोल्स। न्यूक्लियस के आसपास के एरिया को हम लोग साइटोसोल बोलते हैं, और बाकी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, और ये साइटोसोल में ऑर्गेनेल्स नहीं होते, यहाँ पर प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स पड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर जितने भी नए प्रोटीन्स बनते हैं सब यहीं पर आते हैं। प्रोटीन का सिग्नल्स यहाँ पे mRNA हो गया, मैसेंजर आरएनए हो गया, या फिर प्रोटीन जो नए नए बने सब यही साइटोसोल में पड़े हुए रहते हैं। ओके, अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसके पास एक SRPR यानी कि SRP रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये यहाँ से जो मैसेंजर आरएनए के जो सिग्नल्स गया प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स के पास, अब राइबोसोम्स क्या करेगा, इसको प्रोटीन्स बनाएगा। अब राइबोसोम्स के पास क्या होता है कि एक सिंगल पेप्टाइड होता है। वो जो जो सिंगल पेप्टाइड क्या करता है, ये जो नया जो हमारे पास जो प्रोटीन जो बना है, वो सिंगल पेप्टाइड उसको कैच करता है। देन इस सिंगल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक SRP मोलिक्यूल्स होता है, वो क्या करता है, सिंगल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है। देन इसको वो अपने साथ लेकर यहाँ पर SRP रिसेप्टर के पास जाकर छोड़ देता है और बोलता है अब इसे आप संभालो,
यहाँ तक तो प्रोटीन इन्होंने बना दिया, राइबोसोम का काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब आपका काम है इस प्रोटीन को संभालना। अब ये SRPR प्रोटीन जो क्या, ये SRP रिसेप्टर जो है ये क्या करता है, प्रोटीन को प्रीमेच्योर फोल्डिंग होने से बचाता है। अब चूंकि ये प्रोटीन बन गया है, इसके साथ आकर अटैच हो गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाकर अटैच हो गया, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन तो हमें पता है कि सेकेंडरी टर्सरी होता है, तो वो प्रोटीन आपस में फोल्ड भी हो सकता है। अगर सेकेंडरी प्रोटीन है तो वो आपस में फोल्ड होकर वो अलग टाइप का प्रोटीन बना सकता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए SRP रिसेप्टर जो है उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। ओके, देन यहाँ से अब प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, यहाँ से प्रोटीन जो जिसका जो जहाँ पर काम है वो फिर प्रोटीन यहाँ वेसिकल्स में आकर बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पर इस चीज़ों को, कि कैसे यहाँ से न्यूक्लियस से यहाँ से मैसेंजर आने गया, यहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, और इस राइबोसोम का जो बड़ा सब यूनिट है उसके साथ सिंगल पेप्टाइड अटैच था, वो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए SRP मोलिक्यूल आया, उसको रिकॉग्नाइज किया, और इस जो प्रोटीन जो बना है, प्रोटीन मैट्रिक्स जो बना है, इस प्रोटीन मैट्रिक्स को ले जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दिया, यहाँ पर इसका इनकोडिंग हुआ, और ये सब चीज़ प्रोटीन जाके यहाँ पर साइटोसोल में इसको निकाल के बाहर कर दिया। ओके, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, सिंपल नहीं है ये, बहुत टफ है, मेरे को समझने में खुद टाइम लगा काफ़ी, और मैंने भी पढ़ा नहीं था इस चीज़ को, मैंने बुक पढ़ा, देन उसके बाद समझने की कोशिश की। आई होप कई कई पॉइंट छूट भी सकता है, अगर कोई छूटा होगा या फिर मैंने कहीं गलत बताया हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर देना, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार कर लूँ। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। देन हम लोग इसका पॉइंट कवर करेंगे, आखिर ये काम कैसे कर रहा है। अब सारे पॉइंट्स को देखते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये सब पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ें छूटे नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका आप अच्छे से नोट्स बना लो, और लास्ट में मैं सारे नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इससे क्या है कि एक आपका नोट्स भी तैयार होते जाएगा, और कुछ चीज़ें अगर मिस हो रही है तो आपको पॉइंट में दिख जाएगा। अब मैं चाहता तो ये फिगर से डायरेक्ट मैं समझा कर उसके बाद इस चीज़ों को मैं ख़त्म कर सकता था, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है नोट्स की, इसी वजह से मैं नोट्स ही तैयार कर देता हूँ। इससे क्या है कि आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा, और मेरा भी नोट्स तैयार हो जाता है, और लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ई नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। ये नोट्स मैं आपको दे दूँगा, आप इसको अच्छे से यूज़ करो फिर अपने काम के लिए। ओके, तो चलिए पॉइंट्स को कवर करते हैं। द फॉन्ट सॉरी यहाँ पर ये ही है, ये इसको दे बना देते हैं। ओके, दे फाउंड दैट प्रोटीन synthesized on membrane bound polyribosome contain a peptide extension signal peptides at their amino terminals which mediate their attachment to the membrane of ER। अब जो दे फाउंड दैट प्रोटीन जो बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, वो मेम्ब्रेन बॉन्ड पोलीराइबोसोम में होता है। ओके, कंटेनर पेप्टाइड एक्सटेंशन। अब जो राइबोसोम में क्या है, प्रोटीन का एक्सटेंशन हो रहा है, और प्रोटीन का ये राइबोसोम जो हमारा है वहाँ पर क्या होता है कि ये कंटेन होता है पेप्टाइड एक्सटेंशन, जो कि प्रोटीन को फॉर्मेशन करता है, मतलब प्रोटीन को कोड करता है एट देयर अमीनो टर्मिनस विच mediate देयर अटैचमेंट टू द मेम्ब्रेन ऑफ द ईयर। अब ये जो सिंगल पेप्टाइड्स है वो जाके SRP मोलिक्यूल के साथ अटैच होगा, SRP मोलिक्यूल रिसेप्टर के साथ, SRP रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। मैंने आपको फिगर में समझाया। द mRNA for a secreted, now second point is the mRNA for secreted protein encodes an amino acid signals peptides leader sequence। मैंने बताया कि mRNA ने क्या किया, वो एक वहाँ पर एक सिग्नल पेप्टाइड बनाया था जिसको हम लोग लीडर सीक्वेंस भी बोलते हैं। उस लीडर सीक्वेंस को SRP मोलिक्यूल ने रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, देन क्या हुआ था कि द प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू द ER मेम्ब्रेन एट द सेम टाइम इट्स mRNA इज बीइंग ट्रांसलोकेटेड ऑन अ पोलीराइबोसोम सो कॉल्ड को ट्रांसलेशनल इंसर्शन। अब इस चीज़ को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सॉरी गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट गाइस। अब जो ये कोड ट्रांसलेशनल इंसर्शन है, इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर दो काम साथ में हो रहा है।
एक काम हो रहा है कि प्रोटीन का इनकोडिंग भी हो रहा है और साथ ही साथ जो प्रोटीन लीडर सीक्वेंस है वो आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो रहा है, वहाँ से प्रोटीन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि दो काम एक साथ हो रहा है। इसी वजह से इसको हम लोग को ट्रांसलेशनल इंसर्शन बोलते हैं। ये एक तरह से प्रोटीन सॉर्टिंग का एक टाइप है। प्रोटीन सॉर्टिंग 4 तरीके से हो सकते हैं। तो हम लोग ये जो एग्जांपल में देख रहे हैं ये हम लोग कोड ट्रांसलेशनल इंसर्शन देख रहे हैं। ओके, लेकिन इसके 3 और हैं, मैं आगे बताऊंगा उस चीज़ को। उसको पढ़ना नहीं है, बस नाम जान लो कि क्या क्या है। ओके, तो अभी हम लोग कोड ट्रांजिशनल इंसर्शन पढ़ रहे हैं। अब कोड ट्रांजिशनल इंसर्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहा है। एक तो ट्रांसलोकेटर हो रहा है पॉलीराइबोसोम से, और दूसरा mRNA के थ्रू प्रोटीन का इनकोडर भी हो रहा है। तो दो काम एक साथ हो रहा है, मतलब राइबोसोम आगे गोल्गी बॉडी से अटैच भी हो रहा है और उसके बाद फिर प्रोटीन का डायरेक्ट वहाँ पर इनकोड भी कर रहा है प्रोटीन को। तो दो काम साथ में हो रहा है, इसी वजह से कोड ट्रांजिशनल इंसर्शन बोल रहा है उस चीज़ को। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एज द सिग्नल पेप्टाइड इमर्जेस फ्रॉम द लास्ट सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स SRP। मैंने बताया कि SRP फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है। द SRP कंटेन्स 6 प्रोटीन एंड हैज अ 7 sRNA। अब SRP प्रोटीन का ये बात कर रहा है कि SRP प्रोटीन में क्या क्या होता है। SRP प्रोटीन में 6 प्रोटीन होते हैं और 7 sRNA एसोसिएटेड रिलेटेड विद द ALU ग्रुप, फैमिली ऑफ हाईली रिपीटेड DNA सीक्वेंस। अब इस चीज़ को बस सिर्फ जान लो कि SRP किस टाइप का मॉलिक्यूल होता है। SRP बेसिकली एक रिपीटेड DNA सीक्वेंस होता है जिसमें 7 sRNA और 6 प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये ALU फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो इसके बारे में इतना मत जानो, ये सिर्फ जानो कि ये SRP जो क्या कर रहा है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है जो वो लास्ट सब यूनिट में जो राइबोसोम के जो लास्ट सब यूनिट में जो प्रोटीन का इनकोड हो रहा है उसको सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। अब ये क्या है इतना जान लो कि ये रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस है जिसमें 7 sRNA और 6 प्रोटीन प्रेजेंट है। इतना से काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, द SRP इम्पोज ब्लॉक अंटिल द SRP सिग्नल पेप्टाइड पॉलीराइबोसोम कॉम्प्लेक्स हैज बाउंड टू द डॉकिंग प्रोटीन्स SRPR रिसेप्टर ऑफ SRP ऑन द ER मेम्ब्रेन। मैंने बताया कि SRP का रिसेप्टर कहाँ ER मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट था। वहाँ पर जब तक वो प्रोटीन वहाँ से यहाँ तक ले जा रहा है वहाँ तक प्रोटीन वो क्या होता है, ब्लॉक रहता है, उसको हम लोग डॉकिंग प्रोटीन बोलते हैं। ओके, तो मैंने इस चीज़ को समझा दिया उधर फिगर में, मैं बस ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ और इंग्लिश हिंदी आप समझ लो। ओके, then thus the SRP guide the signal peptide to the SRPR and prevent premature folding and expulsion of the protein being synthesized into the cytosol। मैंने ये बताया कि SRPR क्या कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है प्रीमेच्योर फोल्डिंग का, जो प्रोटीन आपस में फोल्ड ना हो जाए, यानी प्रोटीन खराब ना हो जाए या काम करना मतलब बेकार ना हो जाए, उस चीज़ को ये क्या कर रहा है SRPR मॉलिक्यूल जो है वो प्रिवेंट कर रहा है और उसके बाद फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद साइटोसोल में उसको छोड़ दे रहा है। ये हो गया एक अपर व्यू, बिल्कुल ऊपर देख लिया हमने। अब हम लोग रूट्स ऑफ प्रोटीन असेंबली देखेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग्स देखेंगे कि सॉर्टिंग्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। मैंने बताया कि एक तो कोड ट्रांजिशनल इंसर्शन हो गया हमारा, एक जो अभी हम लोग पढ़े। देन होता है सिंथेसाइज ऑफ फ्री पॉलीराइबोसोम एंड सबसिक्वेंट अटैचमेंट टू द ER मेम्ब्रेन, रिटेंशन एट द luminal aspect of the ER by the specific amino acid sequence or retrograde transport from the Golgi apparatus। ये 4 तरीके से हो सकता है। Protein follows several routes to be inserted into or attached to the membrane of the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ 4 तरीके से अटैच होता है। मैंने कोड ट्रांसलेशनल इंसर्शन बता दिया जिसमें राइबोसोम आगे अटैच हो जा रहा है और साथ साथ वो इनकोडिंग भी कर रहा है। ओके, मैसेंजर आने के थ्रू प्रोटीन का इनकोडिंग भी कर रहा है। या फिर हो सकता है सिंथेसाइज ऑन फ्री पॉलीराइबोसोम एंड सबसिक्वेंट अटैचमेंट टू द ER मेम्ब्रेन भी हो सकता है। या फिर रिटेंशन एट द ल्यूमिनल एस्पेक्ट ऑफ द ER बाय स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस। डायरेक्ट कुछ प्रोटीन के मैंने बताया था कि वो अमीनो एसिड सीक्वेंस से कोड रहता है पहले से, तो वो जाके डायरेक्ट भी अटैच हो जाएगा। या फिर रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द गोल्गी अपैरेटस, या फिर गोल्गी अपैरेटस के थ्रू यहाँ पर आके रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पर भी मतलब गोल्गी अपैरेटस के थ्रू भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये 4 तरीके से सॉर्टिंग होता है। मतलब सॉर्टिंग नहीं बोल सकते इसको, प्रोटीन फॉलो सेवरल रूट, प्रोटीन ER के साथ जाके अटैच होता है। ये 4 तरीके से अटैच हो सकता है। देन हम लोग अब
यहाँ तक तो प्रोटीन सॉर्टिंग ख़त्म हो गया, हम लोग पूरा अटैच करवा दिया और प्रोटीन बना दिए, यहाँ तक तो पूरा ख़त्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कवर कर लेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्रोटीन सॉर्टिंग में। हम लोग प्रोटीन सॉर्टिंग नहीं बल्कि मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं। आई एम सो सॉरी। तो मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे प्रोटीन बन रहा है और गोल्गी अपरेटस के साथ जाकर अटैच हो रहा है, और गोल्गी अपरेटस के बाद फिर साइटोसोल में प्रोटीन बन के तैयार हो जा रहा है। वो सब चीज़ हमने देख लिया, सारे पॉइंट कवर कर लिया, जिसमें हमने SRB भी देख लिए, सिग्नल पेप्टाइड भी देख ली, सब चीज़ देख लिया। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, पहले मैं फिगर बता दूं या कोटेड? चलो पहले कोटेड वेसिकल्स की बात कर लेते हैं। ये कोटेड वेसिकल्स की बात। अब कोटेड वेसिकल क्या है? बेसिकली जो वो प्रोटीन बन गया है, अब वो प्रोटीन बन गया है, वो साइटोसोल में प्रेजेंट है, अब उसको टारगेट प्रोटीन के पास पहुंचाना भी तो है। तो वो टारगेट प्रोटीन के पास पहुंचेगा कैसे? उसके लिए हमें कोटेड वेसिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें प्रोटीन क्या होता है, अंदर चला जाता है, और वो कोटेड वेसिकल बाहर से उसको कवर करके उसको टारगेट साइट्स पे पहुंचा देता है। अब कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट है, और उसको भी लाना है अंदर, तो उसको लाने के लिए भी हम लोग कोटेड ये वेसिकल्स का ही यूज़ किया जाता है। ओके, मतलब बेसिकली देखा जाए तो कोटेड वेसिकल क्या कर रहा है, प्रोटीन को ले जाने और लाने का काम कर रहा है। पॉइंट में देखूं तो वेसिकल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट बोथ आउट ऑफ द सेल एंड इनटू द सेल। कॉप कोटेड वेसिकल उसको बोलते हैं। कोटेड वेसिकल को कॉप भी बोला जाता है, कॉप 1 कॉप 2। इट हैज़ टू टाइप्स, दैट इज कॉप 1 एंड कॉप 2। ओके, टू टाइप्स के कॉप 1 एंड कॉप 2 होते हैं कोटेड वेसिकल। अब कॉप 1 क्या है और कॉप 2 क्या है, इसको समझते हैं। कॉपन कोटेड वेसिकल्स आर रिजेंबल फॉर अ रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट फॉर द गोल्गी टू द ER। अब यहाँ पर 11 जो कॉप 1 है वो गोल्गी से ER के पास पहुँचा रहा है प्रोटीन को। देन कॉप 2 जो है वो ER से गोल्गी के पास पहुँचाएगा। यही अंतर है दोनों में, एक ER से गोल्गी के पास ला रहा है, एक गोल्गी से ER के पास पहुँचा रहा है। अब ये कोटेड वेसिकल्स का कुछ की पॉइंट्स है उसको कवर करते हैं। आखिर ये कोटेड वेसिकल्स का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यानी फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो की पॉइंट्स में मैं बात करूं तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट थ्रू द ER गोल्गी सिस्टम अकर इन कोटेड वेसिकल। मैंने बताया है कि जो प्रोटीन बन गया वो ट्रांसपोर्ट होगा ER से गोल्गी सिस्टम के बीच में, वो होगा कोटेड वेसिकल्स के थ्रू। नाउ सीक्रेटेड प्रोटीन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्रोटीन बना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो डायरेक्ट क्या होता है उसका सीक्रेटेड प्रोटीन मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, डायरेक्ट सीधा डायरेक्शन। नाउ प्रोटीन दैट आर imported through the plasma membrane also incorporated in कॉड वेसिकल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन आ रहा है वो भी किसके थ्रू आ रहा है, वो कोटेड वेसिकल्स के थ्रू ही आ रहा है। ठीक है, मैंने बताया आपको, सब चीज़ मैंने बता दिया, बस ये लिखा हुआ है और इसको मैं कवर कर रहा हूँ। नाउ कोटेड वेसिकल बर्ड फ्रॉम अ डोनर मेम्ब्रेन सरफेस एंड विथ टारगेट मेम्ब्रेन सरफेस। अब देखो ये फिगर पहले समझ लो। यहाँ पर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये सरफेस है, यहाँ पर ये प्रोटीन बन रहा है। ओके, अब ये नहीं समझाऊंगा कि मैं कैसे कैसे क्या बन रहा है, या टी क्या ये क्या है, मैं बस इस चीज़ को ना ही समझो तो बेटर है। मैं बस यहाँ पर ये कॉप दिखाने के लिए इस फिगर को डाला हूँ। ओके, कॉप 1 कॉप 2 को समझो। यहाँ से जो प्रोटीन बनेगा वो कॉप के अंदर चला जाएगा, ये कॉप उसको फिर कहाँ लेके जाएगा, कॉप 2 या फिर कॉप 1। जो इसका काम है, कॉप 1 का जो काम है वो ये क्या करेगा, वो गोल्गी बॉडी से ER के पास लेके आएगा, और ये ER से गोल्गी बॉडी के पास लेके जाएगा कॉप 2। तो ये बेसिकली कॉप 1 और कॉप 2 का काम है। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रोटीन ले जाने का और लाने का काम कर रहा है। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये हम लोग जब प्रोटीन सॉर्टिंग्स पढ़ेंगे ना तो मैं इसको डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके, अभी हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे, मैकेनिज्म हम लोग समझ गए कि कैसे प्रोटीन सॉर्टिंग काम करता होगा। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस चीज़ को समझते हैं। ओके, टेबल 4.5 में है कि सब सीक्वेंस दैट डायरेक्ट प्रोटीन टू स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है। अब जो डायरेक्ट प्रोटीन जो है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिसमें कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, वो जाकर डायरेक्ट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल के साथ जाके बाइंड कर जाता है। जैसे कि सिंगल पेप्टाइड सीक्वेंस हो गया, वो मेम्ब्रेन ऑफ ER पे प्रेजेंट होता है।
अमीनो टर्मिनल KDEL सीक्वेंस, LYS, SP, ल्यूसीन, ये सब जो है ल्यूमिनल सर्फेस ऑफ ER पे होता है। अमीनो टर्मिनल सीक्वेंस होता है 20 to 80 रेसिड्यू, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। NLS और PTS। NLS मीन्स हो गया न्यूक्लियर न्यूक्लियर लोकलाइजेशंस सिग्नल्स। NLS न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और PTS मतलब हो गया पैरोक्सिसोमल मैट्रिक टारगेटिक सीक्वेंस, जो कि एक पैरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है। अमीनो 6 फॉस्फेट लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। ये सब टाइप्स के जो सीक्वेंस है ये सब प्रेजेंट होता है, और ये अपना अटैच करवाता है जो पार्टिकुलर जो प्रोटीन है जिसके साथ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग पहले से है, वो इसके साथ जाकर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ओके, देन चेपरोन्स की हम लोग बात कर रहे थे, कि जो प्री मैट्रिक्स प्रोटीन मैट्रिक्स जो था वो उसको हम लोग चेपरोन्स भी बोलते थे। तो मैनी आर सो कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन, HSP भी बोलते हैं। सम आर इंड्यूसिबल बाय द कंडीशन दैट कॉज अनफोल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन। जो मैंने बताया था कि जो पहले न्यू मैट्रिक्स जो बना था प्रोटीन का, उसको सिंथेसाइज है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर चेपरोन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। They bind to the predominantly hydrophobic region of unfolded and aggregated proteins. Most chaperones shows associated ATPase activity with ATP and ADP being involved in the protein chaperone interaction. अब प्रोटीन चैपरोन इंटरेक्शन जो रहा है उसमें क्या, अगर कभी कभी ATP की भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर ATP और ADP वगैरह भी यहाँ पर सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब सारे काम जब हम लोग प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे अच्छे से तो मैं सबको अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में। ओके, now found in a various cellular compartments such as a cytosol, mitochondria and the lumen of endoplasmic reticulum. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो, अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप बहुत कम पढ़ाए हो, या फिर मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है प्रोटीन सोडिंग। बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे ना, तो इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना था, हमें सिर्फ जानना था चीज़ों को कि वो कैसे कैसे काम कर रहा है, तो वो हम लोग देख लिए। जब प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे ATP का वो यूज़ कर रहा है, कैसे फिर वो कोडिंग हो रहा है, कैसे ल्यूमन में कोडिंग हो रहा है, सारे चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना ज़रूरत नहीं था, इतना काफ़ी है आज के लिए। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट अगर नहीं करते हो तो फिर मेरा मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। ऐसे बेकार तो नहीं होगा, मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी पढूं, साथ साथ आप भी पढ़ो, आपका भी बेनिफिट हो जाए। मैं कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है ना कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि इससे मेरे को ना खुद मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोगों का कमेंट आता है, आप लोग जब कमियां निकालते हो कि यहाँ पे ये कमी, यहाँ पे ये क्या, उससे क्या था कि मेरे में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। अब मैं PhD कर रहा हूँ, मेरा भी सपना है कि मैं भी एक दिन प्रोफेसर बनूँ, तो उसके लिए एक्सपीरियंस पहले होना अच्छा है, जो कि PhD के बाद फिर मैं 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस लूँगा, चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। उस समय मेरे को अगर समझाना नहीं आता होगा ठीक से तो उस टाइम प्रॉब्लम करेगा, तो उस समय हमारे पास नहीं होगा। अभी 5 साल 4 साल जो भी 3 साल जो भी समय लगेगा PhD में, उसमें जाएगा, तो समय काफ़ी निकल रहा है फास्ट। तो मैं चाह रहा था कि अभी से क्यों नहीं एक्सपीरियंस ले लिया जाए टीचिंग का। अगर मैं एक्सपीरियंस लूँगा, देखो मेरा पहला वीडियो आप देखना, उसमें मैं कितना घबरा रहा हूँ, मेरा फेस लाल हो जाता है, ये सब डर लगता है, पैर काँपने लगता है, क्योंकि मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता हूँ और लगता है कि कहीं मुँह से गलत ना निकल जाए। तो अभी 20-30 वीडियो बनाने के बाद ही काफ़ी मेरे में अंदर एक इम्प्रूवमेंट दिखा। तो मैं अभी तो स्टार्टिंग है भाई, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल 1% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी तो लंबा चलेगा। और आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे। रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ सपोर्ट करो। कम से कम 200-300 भी व्यू आएगा ना तो मैं खुश हूँ कि चलो इतने लोग मेरे साथ हैं। अभी तो मुश्किल से 10-20 व्यू आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करो। ऐसे नया चैनल बना तो 10 व्यू भी बहुत हैं। 10 लोग भी अगर मेरे साथ है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे साथ एक बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वो मेरे जैसा है या फिर मेरे से बढ़िया है, अच्छा रैंक करेगा, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है।
बहुत अंदर से खुशी मिलेगी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। ओके।